तो यार ले आए हो किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सभी के लिए जोजो बाजार एडवेंचर स्टारडस्ट क्रूसेडर पार्ट 1 और पार्ट 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर। लेकिन स्टारडस्ट क्रूसेडर को समझने की शर्त तो यह है कि आप लोगों ने जोजो बाजार एडवेंचर फैंटम ब्लड पार्ट 1 और पार्ट 2 देख रखा हो, जिसका लिंक आप लोगों को आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ मैं इसके लिंक को भी कमेंट में पिन कर दूंगा। इन दोनों के दोनों पार्ट्स को देखने के बाद ही आप लोग जोजो बाजार एडवेंचर स्टारडस्ट क्रूसेडर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को एंजॉय कर पाएंगे। वैसे तो अगर आप लोग चाहे तो आई बटन को क्लिक करके स्टारडस्ट क्रूसेडर की एपिसोड 1 को सेपरेट भी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको स्टारडस्ट क्रूसेडर से जुड़ा हर चीज समझने को मिलेगी। तो चलो यार शुरू करते हैं। Ay, 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 ay. की शुरुआत में हमें कोई अनजान शख्स के बारे में दिखाया जाता है जो कि एक ट्रेजर की तलाश में होते हैं और वो उसे पा भी लेते हैं, जिसपे वो अनजान शख्स कहने लगते हैं ये कंट्री का सबसे पुराना डूबा हुआ खजाना है और ये आखिर हमारा हो गया। फिर वो ट्रेजर बॉक्स को अंदर लाने लग जाते हैं। इसी दौरान उनमें से एक और अनजान शख्स कहने लगता है ये ट्रेजर चेस्ट होने के नाते काफी बड़ी है। इसी में वो ट्रेजर चेस्ट को अंदर लाके खोलने लग जाते। इन्हीं अनजान शख्स में से एक बंदा इस चेस्ट को काफी अजीब पाता और वो रियलाइज करता है कि ये चेस्ट अंदर से भी लॉक है, मगर उनमें से कोई इसकी बात सुनने को तैयार ही ना होता। इन सब के बाद वो मजीद देखता है कि इस चेस्ट पे DIO लिखा हुआ है जो कि दियो बनता है। इसे पढ़ते ही वो कहता है कि ये तो किसी का नाम है, मगर तभी वो उसकी बात सुनने के लिए कोई राजी ना होता, जिस पर वो उस पे चिल्लाते हुए कहता है कि सूरज गरूब होने वाला है। अगर सूरज गरूब हो गया तो हम इसमें कुछ नहीं देख पाएंगे। फिर वो अनजान शख्स उसकी बात मान लेता और उसे कहता है ब्लो टॉर्च ले आओ। देखते ही देखते सीन शिफ्ट हो जाता है। उसी में हमें बताया जाता है कि एक मोटर बोट समंदर के दरमियान में खाली पाई गई, मगर जो कि ज्यादा हैरानकुन था कि बोट में कोई डैमेज भी नहीं थी, ना कि कोई निशानात, और अंदर 3 कप ऑफ कॉफी थे जो कि आधे भरे हुए थे, जबकि बाहर एक आयरन की चेस्ट थी जिसका लॉक पिघला दिया गया था। उस चेस्ट के बारे में हर कुछ अजीब था। उसमें अजीब अजीब से खाने बने हुए थे। जिन्होंने इस चेस्ट को ढूंढा उनका नाम निशान तक नहीं, और ये चेस्ट खजाने के लिए ढूंढी गई। कुछ ही दिनों में इस चेस्ट को बुला दिया गया। अब स्टार्ट होता है स्टारडस्ट क्रूसेडर 1987। इसी तरह हमें एक बंदे का नाम बताया जाता है जिसका नाम जोतरो कुजो है। 17 ईयर ओल्ड, 195 सेंटीमीटर टाल। उसके फादर जापान के रहने वाले थे और जैज म्यूजिशियन थे। उसकी मदर का ताल्लुक अमेरिका और ब्रिटिश से है। असल में ये एक कैद खाना होता है और वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर जोतरो नाम की शख्स की स्टैट्स पढ़ के उसकी मदर को सुना रहा होता है। तभी उसकी मदर कहती है हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ये मेरा ही बेटा है। और हमें बताया जाता है कि जोतरो नाम का शख्स कोई अनजान शख्स नहीं बल्कि वो जोस्टार फैमिली से बिलोंग करता है। उसके साथ पुलिस वाला कहता है जैसे कि उसका पूरा नाम जोतरो कुजो है, पर उसके स्कूल के दोस्त उसे जोजो बुलाते हैं। सुनने में तो ऐसे लगता है कि एक जो इन्होंने जोतरो से उठाया और दूसरा जो कुजो से उठाया, तभी तो उसके दोस्त उसे जोजो बोलते हैं। इसी में वो हंसने लग जाता है और वो हंसते हुए कहता है कितना अजीब सा नाम है। इन सब के बाद जोजो की मोम पैनिक होके कहती है प्लीज मुझे मत बताओ कि उसने कितने लोगों का कत्ल किया। तो पुलिस ऑफिसर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस एक मामूली सी लड़ाई में था। उसी मामूली से लड़ाई से खतरनाक लड़ाई बन गई। उस लड़ाई में 4 लोगों के पास ननचक्स और नाइफ्स थी, मगर तुम्हारे बेटे ने उन सबको अस्पताल भेज दिया। सिर्फ 15 हड्डियां बची उनकी, यहाँ तक उनमें से एक फॉर्मर बॉक्सर भी था। इसी में वो उसको इसके बेटे के पास ले जाने लग जाते और वो ऑफिसर उसे कहता है तुम अपने बेटे को कल ले जा सकती हो। ये सुन के उसकी मोम काफी खुश होती और वो ऑफिसर मजीद बोलता है कि आपकी जापानीज काफी अच्छी है, आखिर कब से आप यहाँ रह रही है। तो वो कहती है 20 साल। तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है आपका बेटा बस सामने ही है, जिसपे उसकी मोम जोतरो का नाम लेते लेते उसी की तरफ भागने लग जाती। भागते भागते वो फ्लैशबैक में चली जाती। उसमें हमें दिखाया जाता है कि जोतरो काफी तमीजदार है और वो बड़े होने तक अपनी माँ का काफी फर्मादार होता है, जिसमें वो फ्लैशबैक से बाहर निकलते भी जोतरो का नाम लेते लेते भागती रहती। जैसे वो उसके पास पहुँचती है तो जोतरो चिल्लाते हुए कहता है ओए कुत्तिए, भौंकना बंद कर। ये सुनते ही उसकी मोम कहने लगती है इन
सबके बाद उसकी मॉम पुलिस ऑफिसर से कहती है कि इसका बेटा बहुत अच्छा है, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। अगर जो किसी की बात पे गौर ना करता और बस लेटा ही रहता। पुलिसमैन कहता है कि तुम्हारा जाने का वक्त हो गया है। इसमें वो काफी देर तक उस पर चिल्लाता रहता। इस पर जो कार से ज्यादा कातलाना आंखों से उन्हें घूरने लग जाता। इसी में उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। इस पर जो कहता है, मॉम घर जाओ, मैं कुछ देर इधर ही रुकूंगा, मुझ पे एक ईवल स्पिरिट का कब्जा है। ईवल स्पिरिट से मतलब बदरू या जिन वगैरह। जिसपे वो मजीद बोलता है, इसको क्या पता अब वो मुझसे क्या करवाएगा अगली बार, और बड़ी मुश्किलों से मैंने लड़ाई में उस पर काबू पाया, इसीलिए ही मैं ये जेल नहीं छोड़ के जाऊंगा। तभी पुलिस ऑफिसर कहने लगता है, हमें से मजीद कह रहे हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो, पर हर बारी पे इसने जाने से इनकार किया है। मुझे माफ करना, पर मुझे लगता है तुम्हारे बेटे का दिमाग खराब है। उसी सेल में और कैदी भी होते हैं जिसपे वो काफी खौफज़दा होते हैं, जिसपे वो पुलिस से बेगिंग करते हैं कि उन्हें दूसरे सेल में डाल दिया जाए। जिसपे वो कहते हैं ये सच कह रहा है, वे वाकई में किसी चीज का कब्जा है। देखते ही देखते जोतरो ड्रिंक पीने लग जाता। ये देख के पुलिस ऑफिसर कहता है, तुम तो जेल में बंद हो, आखिर तुम्हारे पास ये कहां से आया। इसी में वो कैदी और डर जाते। तो जोतरो कुजो कहता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, मुझ पे किसी चीज का साया है और कभी कभार वो मेरे लिए चीजें तक लाता है। जिसपे वहाँ पे रेडियो, जिसे बूम बॉक्स कहते हैं, वो भी पड़ा होता है। ये देखते ही पुलिस ऑफिसर्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती। इतने में जो खड़ा हो जाता है और वो खड़े होते हुए कहता है, अगर तुम लोग समझते हो तो मुझे यहाँ से छुड़ा सकते हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ ये कितना खतरनाक है। इस पे जोतरो पुलिस ऑफिसर्स की तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान उसके हाथ में से हमें एक और हाथ दिखता है और उस हाथ के जरिए वो गन ले लेता। जिसपे पुलिस ऑफिसर्स को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हुआ। इस पे जो कहता है, तो तुम्हें नहीं दिखा हाँ ना। तभी वो अपने ऊपर गन ताड़ लेता है और यहाँ तक शूट भी कर देता है। ये देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। मगर उसी इवल स्पिरिट ने वक्त पे ही उसी गन की बुलेट को पकड़ लिया होता है। फिर वो गन उसे वापस करने लगता है। किसी को नहीं दिखता, पर वहाँ पे सिर्फ जो की मदर को ही दिखता है। इसी पे वो दिल में कहती है, इसके ग्रैंडपा जोसेफ जोस्टार के पास भी ऐसी एबिलिटीज है। यूं ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक एयरपोर्ट में दिखाया जाता है। और उस एयरपोर्ट में जोतरो की मदर अपने डैड से मिलने आई होती है। देखते ही देखते दोनों गले मिलने लगते हैं। उसका डैड उसे होली बुला रहा होता है। फिर होली अपनी मॉम के बारे में पूछती है। तभी वो कहता है, पहले की तरह ही मुसीबत उसने खड़ी कर दी, तो मैंने उससे कहा मैं किसी काम से जा रहा हूँ। होली 45 साल की होती है और होली का डैड जोसेफ जोस्टार है, जो कि फैंटम ब्लड पार्ट 2 का मेन कैरेक्टर है। देखते ही देखते वो असली मुद्दे पे आ जाता है, जो कि जोतरो का मसला चल रहा है। इस पर होली जो के साथ होने वाला तमाम वाकया उससे बता देती। ये सब सुनते ही उसे मालूम पड़ जाता है वो आखिर क्या चीज है। इस सब के बाद जो बोलता है, क्या ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ? तो तुरंत से वो मना कर देती। जोसेफ जोस्टार बोलता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं आ चुका हूँ। तभी वो दूसरे अनजान शख्स को इशारा देता है और वो जैसे जाने लगता है तो वो अनजान शख्स भी जो के पीछे आने लगता है। इससे पहले वो जोतरो कुजो से मिले, हम जोसेफ जोस्टार को जो ही बोलेंगे। है तो वैसे दोनों ही जो, मगर हम जोतरो कुजो को उसके असली नाम से ही बुलाएंगे। इसी तरह सीन शिफ्ट होता है और जोतरो ने इसे अपने लिए एक आसानी सा लिविंग रूम बनाया होता है। इसे पुलिस ऑफिसर देख के कहते हैं, वक्त के साथ साथ और चीजें आती जा रही है और दिखने में तो ये काफी डरावना और अजीब दिखता है। अगर ये सारी बातें फैल गई तो मैं तो क्या। इसी में वहाँ पे जो आके कहता है, फिक्र मत करो, यहाँ से मैं संभालता हूँ, मैं अपने ग्रैंडसन को घर ले जा रहा हूँ। ये सुन के जोतरो कहता है, ग्रैंडसन क्या कहा? मैं आप सभी की मालूमात के लिए आप सभी को बताता चलूं, फैंटम ब्लड पार्ट 2 एपिसोड 26 में इसमें मैंने कहा था कि जोसेफ जोस्टार को गुस्सा होता है क्योंकि उसने अपने ग्रैंडसन का चेहरा तक नहीं देखा होता। इसीलिए तो जोतरो ये सुनते ही हैरान हो जाता, मगर पुलिस ऑफिसर उसे करीब ना जाने देते क्योंकि वो कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक है। जिसपे जो दोनों को उठा के दूसरी तरफ फेंक देता। इसी दौरान दोनों आमने सामने होने लगते हैं। इसके बाद जो से बाहर आने का कहता है तो जोतरो कहता है, दफा हो जो यहाँ से, तुमने कहा तुम मेरी मदद करोगे, आखिर वो तुम कैसे करोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क से तुम मेरे लिए यहाँ आए तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ ग्रैंडपा। जिसपे उसके हाथ में वॉन स्ट्रॉइम का बनाया हुआ मैकेनिकल हाथ की फिंगर होती है। एपिसोड 26 फैंटम ब्लड पार्ट 2 ये देख के जो भी काफी हैरान हो जाता है। इस सब के बाद जोतरो कहता है, क्या तुमने वो देखा? ये मेरा इवल स्पिरिट है, इसीलिए ही पीछे रहो,
वरना तुम खो दोगे अपनी बची कुची जिंदगी। इसी में जोतरो वापस जाने लगता है। इस बात पर जोसेफ जोस्टार काफी हैरान होता है, मगर ये इवल स्पिरिट जोसेफ जोस्टार के लिए आम बात से ज्यादा ना होता। हैरान तो वो सिर्फ इसकी पावर पे है, मगर इसी वक्त वो दिल ही दिल में कहने लगता है, समझाने से बेहतर प्रैक्टिकल है, तो मैं इसे प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। और ये इसे अभी ही सीखना चाहिए कि अपनी पावर को किस तरह कंट्रोल करते हैं, ताकि वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सके। तभी वो दोबारा से उस अनजान शख्स को वही इशारा देता है, और उस अनजान शख्स का नाम अब्दुल होता है, जबकि डब में इसे एफ डॉल बोलते हैं, पर इसका असली नाम अब्दुल है। फिर जोसेफ जोस्टार कहने लगता है, से हेलो टू माय फ्रेंड, मैं इसे इजिप्ट में मिला था। इस पे जो जोसेफ बोलता है, मेरे ग्रैंडसन को इस जेल में से बाहर निकालो। तो जो कहता है, तुम्हारा कुछ भी काम नहीं करने वाला, तुम दिखने में ताकतवर हो, और इसका ये मतलब नहीं तुम मुझे हरा सकते हो। तुम जैसे को तो देख के मैं वहीं पे रहूंगा जहाँ पे मैं हूँ। ये सुनते ही अब्दुल कहता है, मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम अपनी मर्जी से खुद यहाँ से निकलोगे। इस पर जो उसे इजाजत भी दे देता है, मगर बाकी के सारे लोग इसके खिलाफ होते हैं। इसी में ही अब्दुल के जिस्म से एक अजीब सा ऑरा निकलने लग जाता है। इन सब के बाद अब्दुल के जिस्म से भी वही चीज निकलती है जो जोतरो के जिस्म से निकलती है। ये सिर्फ जोजोस को ही दिख रहा होता है। तभी जो कहता है, हाँ अब्दुल के पास भी वही चीज है जिसे तुम ईवल स्पिरिट कहते हो, एक ऐसा ईवल स्पिरिट जिसे अब्दुल कंट्रोल कर सकता है, और इसके ईवल स्पिरिट का नाम मैजिशियन रेड। इसी तरह मैजिशियन रेड जेल की सलाखों को छुए बगैर उसके अंदर भी आ जाता, और अपने मैजिशियन रेड का इस्तेमाल करते करते वो जोतरो को बड़ी आसानी से पकड़ लेता। जो इसकी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा होता, जिसपे उसके हाथ और पैर जलने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यह दीवार में चिपक कैसे गया। इसी में वो सेलर का टेम्परेचर देखते हैं, वो बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। इसी में जोतरो का इवल स्पिरिट बाहर निकल आता है जोतरो की मदद के लिए। लेकिन जो कहता है, तो इसने दिखाई दिया अपने आप को आखिरकार, और जरा देखो तो सही कैसा साफ दिख रहा है, क्या पावर है इसकी। इसी में जोतरो कुजो अपने स्टैंड का इस्तेमाल करते हुए अब्दुल की स्टैंड की गर्दन पकड़ लेता, जिसकी डैमेज सीधा अब्दुल की गर्दन पे जाती। इस पे साफ जाहिर होता है अगर उसका स्पिरिट डैमेज लेगा तो उसका यूजर भी लेगा, और अब्दुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि जोसेफ का स्पिरिट इतना साफ दिखेगा। इसी में जोतरो कुजो कहता है, तो तुम्हारे पास भी ईवल स्पिरिट है, और ग्रैंडपा तुम्हें इसके बारे में मालूम था। तो जो कहता है, बिल्कुल। इसी में मोहम्मद अब्दुल कहने लगता है, मिस्टर जोस्टार, मैं इस लड़ाई के शुरू में ही अपनी कम ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जैसे कि इसकी पावर है, अगर मैंने कोई गलती की तो ये मेरी जान ले सकता है। क्या मैं इसे रोकूं? अगर आप सिर्फ इजाजत दे तो। फिर मैं अपनी कई ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करूंगा, और शायद मैं तुम्हारे ग्रैंडसन को अस्पताल भी भेज दूं। इस पर जोसेफ जोस्टार इजाजत दे देता। इसी में ही अब्दुल अपनी रेड बाइंग का इस्तेमाल करते हुए जोतरो को पकड़ लेता, और होली जोतरो के लिए काफी परेशान होती है। इस पे जोतरो कहता है, होली एक अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मानो, और इस पे तुम चुप रहो। इसी में ही जोतरो सांस ना ले पाता, इस पर उसका स्पिरिट भी आहिस्ता आहिस्ता फेड होने लगता है। ये देख के होली कहती है, वो स्पिरिट तो वापस अंदर जाने लग गया है। जो कहने लगता है, जैसे कि ये आग तुम्हारी सांस को एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए ये कमजोर हो रहा है। इसी में जो मजीद बोलता है, जोतरो जिसे तुम ईवल स्पिरिट कहते हो, मुझे नहीं मालूम कि ये ईवल स्पिरिट है या नहीं, और हम इसे एक नाम से बुलाते हैं, इसे तुम अपनी लाइफ एनर्जी से ही बनाते हो। और इस वक्त जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है वो एक स्टैंड है। इन सब के बावजूद जोतरो कहता है, मैं अंदर ही रहूंगा जब तक मुझे यकीन नहीं आ जाता मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूँ, और मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा जिसके पास मेरी तरह ही ईवल स्पिरिट है। पर मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम इसी तरह करते गए तो तुम मरोगे। इसी तरह जोतरो अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ में बदल देता, टॉयलेट के पानी से उसकी आग को बुझा देता। ये देखते ही सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती, और जोतरो लड़ने के लिए गर्म हो जाता। इसी में ही वो जेल की सलाखें तोड़ देता, और जेल की सलाखों का इस्तेमाल करते करते वो अब्दुल पे टूट पड़ता। मगर तभी तुरंत से अब्दुल खुद मुड़ जाता और अपने स्टैंड को भी वापस बुला लेता, जिसपे जोतरो भी वक्त पे ही रुक जाता। ये देख के जोतरो कहता है, ओए मुझ पे अपनी पीठ मत फेरो, आखिर क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? इस पर अब्दुल जोतरो को इग्नोर करते करते जो से कहता है, मिस्टर जोस्टार, मैंने वो कर दिया जो आपने मुझसे कहा था, ये अब जेल से बाहर है। तभी जोतरो भी अपने स्टैंड को विड्रॉ कर लेता। इसी में जोतरो बाहर आके कहता है, तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गए। इस पर अब्दुल कहता है, नहीं, वैसे तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल में भेजने वाला था, तुम काफी ताकतवर निकले,
जितना कि मैंने सोचा भी नहीं। फिर जोतरो से सवाल करता है, अगर क्या मैंने वक्त पे अपने इवल स्पिरिट को रोका ना होता। इसके जवाब में अब्दुल कहता है, तो मेरे स्टैंड का नाम भी मैजिशियन रेड है, मैं इसे हवा में ही जला देता। फिर जो कहता है, अगर तुम अपने इवल स्पिरिट के बारे में मजीद जानना चाहते हो तो तुम्हें ये जेल छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह देखते ही देखते सीन शिफ्ट हो जाता। होली काफी खुश होती है कि जोतरो जेल छोड़ के बाहर निकल आया। तो जोतरो कहता है, ओए कुतिया, तो काफी तंग करती है मुझे। ये सुनते ही जो कहता है, ओए तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने अपनी माँ को ऐसे कहा, और तुम होली उसके साथ चुपकी मत रहो। इसी में जोतरो कहता है, ग्रैंडपा मुझे जरा एक चीज बताइएगा, सिर्फ एक ही चीज। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता मेरे ईवल स्पिरिट के बारे में, मेरा मतलब स्टैंड। इसके जवाब में जोसेफ जोस्टार कहने लगता है, हाँ इसलिए तो मैं न्यूयॉर्क से यहाँ आया, तो मैं सब कुछ शुरू से बताता हूँ। सबका लेन देन जोस्टार फैमिली से है। सबसे पहले इस तस्वीर से शुरुआत करते हैं, जरा गौर से देखो इसे। तस्वीरें भी उसी शिप के बारे में होती है। इस पर जो मजीद बोलता है, ये 100 साल पुराना कॉफिन है जो कि निकाला गया अटलांटिक ओशन से। मैंने कोई रिसर्च की थी कि वही कॉफिन पैसेंजर शिप पे था, जिस शिप में मेरे ग्रैंडफादर जोनाथन जोस्टार थे, जिस शिप में तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर मारे गए। और ये चेस्ट जब मिली तो ये खाली था, और मुझे पता था उसके अंदर क्या था। इसी पे अब्दुल और मैं उसे ढूंढ रहे भी हैं। तो जोतरो कहता है, रुको, तुमने ये नहीं कहा कि तुम किसी चीज को ढूंढ रहे हो, जिसपे तुम्हारी बातों से तो लगता है तुम किसी इंसान को ढूंढ रहे हो। तुम्हें तो ये कहना चाहिए था कोई चीज, क्योंकि ये तो 100 सालों से समंदर के नीचे थी। तो जो खड़ा होके कहने लगता है, वो शैतान वापस आ गया, और उस शैतान का नाम दियो है। 100 साल सोने के बाद अब वो जाग ही गया। अब ये हमारी किस्मत है कि इस बंदे से हम लड़े। इसी में उसकी बातों को हल्का लेते हुए जोतरो अपना मुंह से फेर लेता। इस पे जोसेफ जोस्टार गुस्सा हो जाता, और वो कहता है, हमारी शक्ल से मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी बातें काफी बोरिंग लगी है। इसकी बात को जोतरो ठीक करते हुए कहता है, तुम्हारी बकवासी कहानी के लिए मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं। और तुम अब्दुल हो, है ना? तुम मुझे काफी जबरदस्त और शरीफ लगे। और ग्रैंडपा, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी पागलों वाली कहानियों पे यकीन करूंगा? इसके जवाब में अब्दुल कहता है, वैसे तो उस बात पे भी यकीन नहीं किया जा सकता कि तुम्हारे और मेरे पास एक ईवल स्पिरिट है। तभी जोसेफ जोस्टार अपने गुस्से पे काबू पाते हुए बैठ जाता, और वो कहता है, हाँ तुम जल्दी इस पे यकीन कर लोगे जब तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि मैं दियो को कैसे जानता हूँ और मैं क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। इसी में ही अब्दुल उसे एक कैमरा देता है। सबके बाद जो उसे मजीद बताता है कि मेरे पास भी ईवल स्पिरिट है जिसे स्टैंड कहते हैं, और इस बात को साल हो गया होता है। सुनते ही जोतरो और होली के पैरों तले जमीन खिसक जाती। तभी वो हामुन और अपने स्टैंड की एबिलिटी का इस्तेमाल करते करते उस कैमरे को तोड़ देता। अभी तुरंत से उसी में से एक तस्वीर बाहर आती। इन सब के बाद जो मजीद कहने लगता है, जो तुमने मेरे हाथ पे देखा यही मेरी स्टैंड की एबिलिटी है, और इस एबिलिटी को मैं इस्तेमाल करके बड़े दूर दूर लोगों को देख सकता हूँ और उसे तस्वीर में बदल देता है। और बदकिस्मती से उस कैमरे पे 30,000 यन लगे थे। हर बारी पे मुझे 30,000 पे पानी फेरना पड़ता है जब भी मैं ये इस एबिलिटी का इस्तेमाल करता हूँ। इसी में वहाँ पे वेटर आता है और वो पूछता है सब कुछ ठीक है? तो उसे कहता है हाँ। इन सब के बाद जो मजीद बोलता है, जो तस्वीर यहाँ आने जा रही है जोतरो, उससे लड़ना तुम्हारी किस्मत है। इसी में जो मजीद बोलता है, जोतरो होली, क्या तुम लोगों ने अपनी गर्दन के पीछे कुछ देखा? तो जोतरो कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जो हमें जोसेफ जोस्टार कहने लगता है, तो इसका मतलब तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा, हमारी गर्दन के पीछे एक स्टार सा बना हुआ है। तभी जोतरो और होली देखते हैं कि उनकी गर्दन के पीछे भी यही स्टार मौजूद है। लेकिन जोतरो बोलता है, तो इसका क्या मतलब है? मेरी मदर के मुताबिक मेरे डैड की गर्दन के पीछे भी यही स्टार था। दिखने में तो लगता है हर जोस्टार फैमिली की गर्दन के पीछे यही निशान पाया जाता है, और ये निशान मुझे फैंटम ब्लड पार्ट 1 और पार्ट 2 एक्सप्लेन करते हुए भी काफी टाइम दिखा है, और मुझे पता था इन स्टार का क्या मतलब है, अगर मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किए थे क्योंकि वो आप सभी के लिए स्पॉयलर्स हो सकते हैं। इसी में जोतरो कहता है, ओए ओल्ड मैन, आखिर इस तस्वीर में क्या निकलने वाला है? जोसेफ बोलता है, यही स्टार हमारा मकसद होगा। जोतरो खड़ा होके उसके हाथ से तस्वीर ले लेता है। जैसे ही उस तस्वीर में देखता है तो उस तस्वीर में दियो होता है, जिसकी गर्दन के पीछे भी वही स्टार होता है। इसका मतलब इसने मेरे ग्रैंडपा का जिस्म ले ही लिया, जिसका नाम जोनाथन जोस्टार है। ये सुनते ही सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। 100 साल पहले ये एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मुझे मेरी ग्रैंडमा इरीना ने मुझे बताया मेरे ग्रैंडपा की मौत। इसका मतलब दियो उसका जिस्म लेके बच गया और अब वो कहीं छुपा हुआ है, जरूर कुछ सोच रहा है। इससे रिवाइव हुए 4 साल हो गए हैं। 4 सालों के अंदर ही अंदर में
हमारा स्टैंड जाग गया। और अब्दुल का स्टैंड बचपन से होता है। जोजो फैमिली के पास इसलिए स्टैंड आया क्योंकि दियो की वजह से। दियो के पास जोजो फैमिली का सबसे पुराना जिस्म है। इसमें जैसे ही स्टैंड जागा है तो सारे जोजोस के जिस्म में भी जागा है। मतलब कि जोनाथन की बॉडीज आपस में कनेक्ट है। वो अब्दुल से कहता है क्या तुम इस तस्वीर को देख के पता चला सकते हो कि दियो इस वक्त कहाँ है? अब्दुल कहता है बैकग्राउंड काफी ब्लर है, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। सब कुछ सुन के होली काफी परेशान हो जाती है। इस पर जोसेफ जोस्टार उसे काफी तसल्ली देने लगता है। इसी में वो सारे लोग घर को जाने लग जाते हैं। हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दियो के बारे में दिखाया जाता है और वो कहता है फिर से अभी मुझे कोई अजीब सी फीलिंग आई है, जैसे कि कोई मुझे कहीं से देख रहा हो। ये जरूर जोनाथन की नस्लें होंगी। ये जिस्म कोई अजीब सा सिग्नल भेज रहा है। ठीक है, शायद किस्मत को यही मंजूर हो, पर किस्मत को बदलना होगा। सब कुछ अपनी जगह पे है और मैंने पहला कदम भी ले लिया है। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है। पिछली एपिसोड में हमने देखा कैसे जोतरो कूजो अब्दुल को अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करने में मजबूर कर देता। जैसे ही वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगता, जोतरो को ओवर पावर कर देता। साथ ही साथ वो ये कहता कि मैं तुम्हारे ग्रैंडसन को अस्पताल भेज दूंगा। जोतरो अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदल देता। एक तूफानी बैटल तो चलता रहता, मगर जिसका डर था वही हुआ। जोस्टार का एक बहुत पुराना दुश्मन जिंदा हो गया। अब आगे हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें जोस्टार रेजिडेंस दिखाया जाता है। इसी में जोतरो स्कूल के लिए निकलने लगता है। तभी होली आके जोतरो को गुड बाय किस देती है। ये देखते ही जोतरो कहने लगता है ओए कुतिया, मेरे से हर वक्त चिपकी ना रहकर। इसी में वो अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और वो जाते जाते कहता है यारे। और स्कूल के रास्ते में इसी के स्कूल की कुछ लड़कियां जा रही होती है और हमें दिखाया जाता है जोतरो लड़कियों में भी काफी पॉपुलर होता है। इसी में सारी लड़कियां जोतरो को यहाँ पे देख के काफी खुश होती है। सारी की सारी लड़कियां जोतरो के पीछे आने लग जाती है। सबके बाद उनमें से एक लड़की जोतरो का हाथ पकड़ के कहती है कि तुमने 4 दिन स्कूल क्यों मिस किया? अगर उसी वक्त वहाँ पे दूसरी लड़की आ जाती और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने जोतरो को यूं पकड़ लिया। इसी बात पे दोनों लड़कियां लड़ने लग जाती। इसी तरह वो दोनों आपस में लड़ते लड़ते जोजो के पीछे आती रहती और जोजो इनकी बकवास सह ना पाता, जिसपे जोजो भड़क के बोलता है ओए भौंकना बंद करो, तुम दोनों मेरा दिमाग खा रही हो। ये कहने के बावजूद भी उन दोनों को ये बेइज्जती ना लगती, बल्कि ऊपर से नया आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता। ये उसने मुझे कहा। इन सब के बाद जोतरो इसी तरह आगे बढ़ता और उसके पीछे लड़कियां आती रहती। कुछ ही करीबी की दूरी में हमें एक अनजान शख्स के बारे में दिखाया जाता है। इसने जोतरो का स्केच बनाया होता है। उसने ब्रश पे लाल रंग लगाया होता है। देखते ही देखते जोतरो सीढ़ियां पार करने लगता, मगर जैसे ही वो अनजान शख्स जिस हिस्से पे वो लाल रंग इस्तेमाल करता है उसी जगह से जोतरो का खून निकलने लगता है। इन सब के बाद जोतरो का बैलेंस ऑफ हो जाता और जोतरो गिरने लगता है। ये देखते ही सारी लड़कियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। गिरते गिरते उसकी नजर कुछ दरख्त की शाखों पे जाती। इसी में वो अपने स्टैंड का इस्तेमाल करते करते सेफली लैंड कर जाता। इन सब के बाद सारी लड़कियां जोतरो के पीछे नीचे आने लग जाती और जोतरो समझ ना सकता कि ये सब कुछ कैसे हुआ। जिसपे वो खड़ा होते ही इधर उधर देखने लग जाता, मगर फिर भी वो कुछ ना पाता। इसी में सारी लड़कियां जोतरो के पास जमा होने लगती और जिस बंदे ने ये किया होता है वो सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होता है, सिर्फ देख रहा होता है। अब समझ में आया, इसका स्टैंड कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, यही वजह से तो मास्टर इसे मरा हुआ देखना चाहता है। तभी वो मजीद बोलता है जो भी वो मेरे स्टैंड का मुकाबला नहीं कर सकता। तभी दूसरी तरफ हर एक से एक लड़की जोतरो का हाल मालूम करने पहुंच जाती। यूं ही वो अनजान शख्स नीचे को आने लग जाता। नीचे आके वो जोतरो को एक रुमाल देता उसके टांग की जख्म के लिए। ये देते ही वो वहाँ से जाने लगता। इस पर जोतरो उसे अपनी कातलाना आंखों से शक बड़ी निगाहों से घूरने लग जाता। फिर जोतरो कहता है रुको, जिसपे वो अनजान शख्स भी अपनी कातलाना आंखों से उसे घूरने लग जाता, मगर जोतरो उसका रुमाल उसे वापस करते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया, पर मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, क्या तुम भी हमारे स्कूल ही जाते हो? इसके जवाब में वो अनजान शख्स कहने लगता है मेरा नाम नोरियाकी का क्वीन है और मैं कल इधर ट्रांसफर हुआ हूँ, तुमसे मिलके अच्छा लगा। ये कहने के बाद वो दोबारा से जाने लग जाता और इन थर्ड की लड़कियों की उस पे भी नजर आती है। फिर भी वो थर्ड की लड़कियां कहती है कि हमें तो जोजो ज्यादा पसंद है। यूं ही देखते सीन दियो पे शिफ्ट होता है।
पहले मैं कमजोर था, मेरे पास जिस्म भी नहीं था। अगर मैंने जोनाथन जोस्टार का जिस्म ना लिया होता और जोनाथन की ताकत के बगैर मैं 100 सालों तक समंदर के नीचे सरवाइव ना कर पाता। मगर ये जिस्म बॉन्ड बना रहा है जैसे कि एक पेरेंट का चाइल्ड के साथ होता है। मुझे जोजो के क्लैन के साथ जोड़ दिया है। उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है और जोनाथन के जिस्म को लेकर जो मुझे ये ताकत मिली है, ये स्टैंड, और यही वो स्टैंड है जो उसकी नस्ल को पुकारता है। और इसी तरह हर सूरत के फायदे और नुकसानात भी होते हैं और मैं उन सबको मिटा दूंगा। जो स्टार क्लैन को जल्द से जल्द मिटाना होगा। ये कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता, जिस पर अब्दुल जोजो से कहता है, अगर डियो की बात की जाए, जैसे कि हम उसकी एग्जिस्टेंस को सेंस कर सकते हैं, इसी तरह वो भी हमें सेंस कर सकता है। तो जोजो कहता है, तुमने ठीक कहा, पर जब तक हमें उसकी पावर्स का नहीं पता हम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह देखते ही देखते दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। इसमें जोतरो को एक नर्स पट्टी बांधने लगती है, मगर इसी में वो कहती है, क्या तुमने दोबारा से लड़ाई की है? जिसके जवाब में एक अनजान शख्स कहने लगता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, जोजो तो आज तक कभी फाइट में जख्मी हुआ ही नहीं। तभी वो नर्स कहने लगती है, चलो मैं यकीन कर लेती हूँ कि तुम कहीं से गिर गए। इसी में वो उसका कूल लुकिंग यूनिफॉर्म काटने लगती है, मगर तुरंत से जोजो मना कर देता और वो कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छी सी पैंट का जोड़ा तबाह नहीं करने दे सकता, मैं उतार देता हूँ उसे। इसी में जब तक जोतरो चेंज कर रहा होता है तो वो नर्स कहती है, चलो उतने में मैं तुम दोनों का चेकअप कर लेती हूँ, मुझे पता है तुम लोग स्कूल से घर जाने के लिए ड्रामे कर रहे हो। दूसरी तरफ जोजो जैसे ही चेंज करने लगता है तो वही रुमाल जोजो से नीचे गिर जाता है। इस पे वो जैसे उस रुमाल को उठाता है तो उस पे कुछ लिखा होता है। ये देख के जोजो के पैरों तले जमीन खिसक जाती और उस पे ये लिखा होता है कि आज तो मेरे स्टैंड के हाथों मरोगे, नोरियाकी काकुइन। इसी में वो नर्स अजीब सा बर्ताव करने लग जाती और वो नर्स पेन को थर्मामीटर समझ के हिलाती जा रही होती है। ये देख के वो दोनों स्टूडेंट काफी खौफजदा होते हैं। तभी जोतरो देखता है कि कोई चीज इसके साथ जुड़ी हुई है। इसी में वो नर्स उसकी आंख तक फोड़ देती। ये देख के दोनों काफी हैरान होते हैं। फिर इतने में ही वो दोनों स्टूडेंट वहाँ से खिसक जाते। फिर वो नर्स जोजो से कहने लगती है कि ये थर्मामीटर तुम्हें भी पेन लगता है। देखते ही देखते वो इसी पेन से जोजो पे टूट पड़ती है, मगर जोजो उसे रोक लेता है। मगर एकदम से उसमें काफी ताकत आ जाती है जो कि जोतरो एक्सपेक्ट तक नहीं कर रहा था। इसी पे जोतरो कहने लगता है, रुको, मैंने इसके पीछे कोई चीज चढ़ती हुई देखी थी। क्या वो काकुइन का स्टैंड है? अगर यही बात है तो क्या उसी ने मेरी टांग काटी थी जिस वक्त मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था? में पीछे से आवाज आती है, बिल्कुल, तो हमारी मुलाकात दोबारा से हो ही गई और मैं ही डॉक्टर पे अपना स्टैंड इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मेरे कब्जे में है। अगर मेरे स्टैंड पे तुमने हमला किया तो तुम मुझसे भी जख्मी कर दोगे। तो जोतरो कहता है, आखिर तुम कौन हो? तो काकुइन कहता है, तुम्हें तो मैंने अपने बारे में बताया भी है, और मेरे स्टैंड का नाम हायरोफेंट ग्रीन, और मैं अपने मालिक का काफी वफादार हूँ। देखते ही देखते वो डॉक्टर का इस्तेमाल करते हुए जोतरो पे टूट पड़ता और वो स्टैंड डॉक्टर के मुंह के अंदर होता है। ये देखते ही जोतरो उसे किस कर लेता और अपने स्टैंड का इस्तेमाल करके उसके स्टैंड को बाहर निकाल लेता। इसी पे जोतरो कहने लगता है, अब जब के मैंने इसे बाहर निकाल के देख ही लिया है, ये एक बेकार सी पैरासाइट के अलावा कुछ नहीं है। इसी में उसे मजीद बाहर निकालता। इस पे काकुइन कहने लगता है, तुमने इसे बाहर निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दी जोजो। मगर जोजो इसके स्टैंड को डैमेज देता है जो कि सीधा उसके सर पे आती है। इसी में जोतरो कहता है, मैं अपने स्टैंड की उंगलियों का प्रेशर तुम्हारे सर पे देख सकता हूँ। अगर मैं वाटरमेलन की तरह तुम्हारे स्टैंड का सर तोड़ दिया तो तुम्हारा भी सर इसी तरह टूट जाएगा। इसी में जोतरो उसके स्टैंड पे मजीद प्रेशर अप्लाई करता जिसकी डैमेज सीधा काकुइन पे जाती है। जोजो कहता है, फिलहाल मैं तुम्हें इसी तरह पकड़ी रखूंगा, उतने में हम दोनों मेरे ग्रैंडपा से मिलेंगे। मुझे यकीन है उसे तुमसे मिलके अच्छा लगेगा। वैसे भी मैं दियो के बारे में खुद भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। इसी में उसके स्टैंड से कोई ग्रीन लिक्विड बहने लग जाता। तो काकुइन कहता है, मैंने तुम्हें मना भी किया था
जो ये मेरे स्टैंड का वार होगा। जोतरो तुरंत से कहता है कोई अजीब सी हरकत मत करना काकुइन। इसी में और लिक्विड बहने लग जाता। इसी में काकुइन अपने स्टैंड की एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसके इस मूव का नाम इमराल्ड स्प्लैश होता है और ये मूव जोतरो के स्टैंड को लग जाता। फिर उसका स्टैंड उड़ के दीवार के साथ टकराता। उसके स्टैंड के उड़ के जाने पे जोतरो भी उसके साथ उड़ के जाता, जिसपे जोतरो काफी डैमेज लेता है। इसी में काकुइन जोतरो के पास आके कहता है तो क्या तुम्हें इमराल्ड स्प्लैश अच्छा लगा? और वो जो तुमने ग्रीन सा फ्लू देखा वो एक डिस्ट्रक्टिव लिक्विड है। डिस्ट्रक्टिव मतलब तबाही, जिसने तुम्हारे स्टैंड के सीने में सुराख कर दिया, जिसका मतलब तुम्हारा अंदर से भी कुछ डैमेज हुआ है। और जहाँ तक बात है उस नर्स की, इसी में उस नर्स का भी खून बह रहा होता है और वो नीचे गिर जाती है। ये देख के जोतरो कहता है पर कैसे? मैंने तो तुम्हारा स्टैंड बाहर निकाल लिया था। इसके जवाब में काकुइन कहता है मैंने तुम्हें बताया भी, अगर तुम मेरे स्टैंड पे हमला करोगे तो नुकसान उसी का होगा। मेरे स्टैंड की रेंज भी तुम्हारे स्टैंड से ज्यादा दूर तक है, पर इसे खुले में लड़ना पसंद नहीं। मतलब कि हर मुख्तलिफ स्टैंड की हर मुख्तलिफ रेंज होती है। इसी वजह से ये किसी न किसी चीज में छुपता है और अगर तुम इसे जबरदस्ती बाहर निकालो तो इससे गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे बात हो रही है स्टैंड की, इसलिए जब तुमने उसे बाहर निकाला तो उसने उसे जख्मी करते हुए बाहर निकला, जिसपे काकुइन मजीद बोलता है हमारी वजह से वो नर्स जख्मी हुई है। जो ये सब कुछ तुम्हारा किया जा रहा है। अगर तुमने खुद को मेरे हाथों मरने दिया होता तो वो डॉक्टर आज महफूज होती। इन सब के बाद जोतरो खड़ा होने लग जाता है तो काकुइन कहता है तुम बिल्कुल एक पंचिंग बैग की तरह हो। फिर जोतरो अपनी कातलाना आंखें दिखाने लगता है और वो कहता है देखो, किसी ने यह तो नहीं कहा कि जोतरो कुजो एक अच्छा बंदा है। मैं लोगों को जरूरत से ज्यादा मारता हूँ। यहाँ तक तो कुछ अभी भी अस्पताल में पड़े हुए हैं और कुछ पागल सर मेरे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस पे मैं उनकी धुलाई भी कर देता हूँ। इसके बाद वो दोबारा क्लास में कदम तक नहीं रखते। और जब मैं महंगे रेस्टोरेंट जाता हूँ तो अगर मुझे खाना अच्छा ना लगे तो मैं उनके साथ बड़ी सख्ती से पेश आता हूँ। पर फिर भी मेरे जैसा बंदा भी अच्छाई और बुराई का फर्क रखता है। और इवल वो होते हैं जो अपने से कमजोर लोगों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब वो कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें फेंक देते हैं, जैसे कि तुमने किया, वो भी एक लड़की पे। तुम्हारा स्टैंड लोगों में छुप जाता है पर कानूनी तौर पे मैं इसका फैसला करूंगा। तो काकुइन कहता है तुम इसमें गलत हो। जीतने वाला सही राह पे होता है और जो हारता है वही इवल होता है। इसी में काकुइन अपने स्टैंड को समन करता है और वो जोतरो पे टूट पड़ता है, मगर जोतरो उसके वार को बड़े अच्छे से डॉच करता है और उसे खुद को पकड़ने देता। इसमें वो दोबारा से अपनी वही एबिलिटी इस्तेमाल करने लगता है। वो जैसे ही इमराल्ड स्प्लैश मारता है, इसी में जोतरो अपने स्टैंड को समन कर लेता है। उसी में जोतरो उसके मूव को ब्लॉक कर लेता। ये देखते ही काकुइन के पैरों तले जमीन खिसक जाती और जोतरो का स्टैंड उसके स्टैंड की गर्दन पकड़ लेता और पकड़ के खूब हिलाता और जैसे कि उसकी गर्दन टूट जाए। इन सब के बाद जोतरो का स्टैंड उसके स्टैंड पे टूट पड़ता, फिर उसे पागलों की तरह मारना शुरू कर देता और आखिर में फिनिशिंग ब्लो मारता। इसके फिनिशिंग ब्लो का बाहर की बिल्डिंग पे भी सारा इम्पैक्ट पड़ता और काकुइन काफी डैमेज लेता है। गिरने से पहले वो कहता है इसके स्टैंड के पास कुछ ज्यादा ही ताकत है। फिर जो कहने लगता है पिछली बार मुझे तुम्हारे इमर्ल्ड स्प्लैश के बारे में नहीं मालूम था। ये तो अच्छी बात है कि मेरा स्टैंड मजबूत है, नहीं तो सीने पे काफी डैमेज लेता। पर इन सब के बावजूद दिन ब दिन मेरा स्टैंड और ताकतवर होता जा रहा है और डॉक्टर भी ठीक हो जाएगी। इसी में एक अलार्म बजता है। जोतरो काकुइन को उठा के वहाँ से जाने लग जाता। यूं ही देखते देखते सीन शिफ्ट होता है और एकदम से होली को जोतरो की सेंस होती है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं ये कैसे हुआ, तो ये स्टार की वजह से हुआ, जिसपे वो समझ रही होती है कि वो स्कूल में मेरे बारे में सोच रहा है, मगर असल में जोतरो यहाँ पे आया है, इसे तो उसे सेंस हुई है। इसमें उसकी मॉम कहती है आखिर ये कौन है और ये तो खून से भरा हुआ है, मत बताओ तुम फिर से। तो जोतरो कहता है इससे दूर रहो। ये कहने के बाद वो जोसेफ जोस्टार के पास जाने लग जाता और जोतरो की मदर काफी परेशान होती है कि ये तो आजकल मुझसे बात तक नहीं करता। इसी में जोतरो कहता है आज मुझे आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लगी थी, क्या आप ठीक तो है ना? ये सुनते ही उसकी मॉम को काफी अच्छा लगता है। वो खुशी से कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी में जोतरो उसे जोजो के पास ले जाता है, तो वैसे दोनों ही जोजो। जोसेफ कहने लगता है हम इसे नहीं बचा सकते जोतरो, इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ ये दियो का आखिर इतना वफादार क्यों है। जैसे ही जोसेफ उसके बाल सर से हटाता है, उसके सर के साथ कोई चीज चिपकी होती है। वो यहाँ तक हरकत भी करी होती है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है।
एपिसोड की शुरुआत में जोसेफ जोस्टार जोतरो से कहता है, हम इसे नहीं बचा सकते जोतारो, इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है, मगर इसके पास सिर्फ चंद दिन ही बाकी है। सब्र करो, मैं तुम्हें बताता हूँ असली वजह कि इसने दियो से इतनी वफादारी क्यों निभाई और यहाँ तुम्हें मारने क्यों आया था। इसी में जोसेफ जोस्टार जैसे इसके बाल उसके माथे से हटाता है तो सारे उसके सर पे एक अजीब सी चीज पाते हैं जो कि यहाँ तक हरकत भी कर रही होती है। ये देख के जोतरो कहता है, तो क्या जो चीज उसके माथे पे लगी है, क्या इसकी वजह से ये इतना वफादार है? तो मोहम्मद अब्दुल कहता है, ये गोश्त का कीड़ा दियो के सेल से बना है जो कि इसके दिमाग तक फैली हुई है। इसी ने इसके दिमाग पे कंट्रोल ले लिया है। जिसके बाद जोसेफ जोस्टार कहता है, और आसान अल्फाजों में ये जज्बात को खींचता है, बिल्कुल चैनल के एंटीना की तरह। ये उसके अंदर ऐसे जज्बात पैदा करता है जिसमें वो बंदा उसका यकीन बन जाता है कि उसे फॉलो करने से, उसके पीछे जाने से उसे हर कुछ मिलेगा। और इसी वजह से ये जवान लड़का दियो का इतना वफादार चमचा बन गया। अगर दियो ने इसे ऐसे बना दिया है तो वो और लोगों को भी ऐसे ही बना देगा। और इसे करिश्मा कह सकते हैं। जैसे कि दियो ने काक्वीन को ऑर्डर दिया हम सबको मारने का, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता। इसके जवाब में जोतरो कहता है, तो इस कीड़े को क्यों नहीं हटा देते? इस पर जोसेफ जोस्टार उसकी बात को इनकार करते हुए कहता है, इस सूरत हाल में दिमाग बहुत नाजुक है, थोड़ी सी गलती से भी दिमाग डैमेज हो सकता है। इसी में अब्दुल जोतरो को 4 महीने पुराना एक किस्सा सुनाता है। 4 महीने पहले जब भी मैं कायरो में था, सी में मेरा सामना दियो से हुआ। इसी में वो सारी इंटेंशन जोतरो की अपनी तरफ खींच लेता। मैं किस्मत का हाल बताने का काम करता था। मेरी एक शॉप थी सूक में। मेरी शॉप का नाम कान की हीली, और उस रात फुल मून था। तभी मैंने दियो को पाया। मेरी दुकान के आगे ही खड़ा हुआ था, चुपचाप बस घूर रहा था। कातिलाना आंखें थी, देखने से ही मेरा दिल बंद हो रहा था। उसके गोल्डन बाल थे, स्किन काफी सफेद थी। उसकी खासूसियात इंसानों से बढ़ के थी। मैंने जोस्टार से काफी सुना था तो मुझे पता चल गया था कि वो दियो है। इसी में उसने मुझसे कहा, सुनने में आया है तुम्हारे पास स्टैंड है, क्या ये सच है? तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम मुझे कुछ नमूना दिखाओ। ये सुनने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला। उसकी आवाज में कोई अजीब सी मिठास थी। यही उसे कुछ ज्यादा ही खतरनाक बना देता है। फिर उसने कहा, अब्दुल यहाँ आओ। इस पर अब्दुल वक्त पे वहां से भागने लग जाता है। मैं बस भागता चला गया अपनी जिंदगी के लिए। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे लड़ता। अगर मैं वक्त पे वहां से ना भागा होता तो आज मैं इसी लड़के की तरह होता। इसी में जोसेफ जोस्टार बोलता है, और इसी की तरह ही तुम कुछ साल बाद मर भी जाते। ये सुनने के बाद जोतरो कहने लगता है, मरना इतनी जल्दी भी क्या है, काक्वीन अभी जिंदा है। ये कहते ही वो अपना स्टैंड बाहर निकाल लेता। जिसके बाद जोतरो मजीद बोलता है, मैं इस चीज को अपने स्टैंड से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनते ही और देखते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। जिसके जवाब में जोतरो बोलता है, ग्रैंडपा, रास्ते में मत आना। मैं इसे इतनी तेजी में निकालूंगा कि इसके दिमाग को कोई नुकसान भी नहीं होगा। मेरे स्टैंड की स्पीड, एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है कि वो हवा में ही बुलेट को पकड़ लेता है। इस सब के बावजूद भी जोसेफ जोस्टार उसे फिर भी रोकने की कोशिश करता और वो मजीद कहता है, ये चीज जिंदा है जो तरह, इसी की ही वजह से तो ये स्किन के बाहर है। यहाँ तक अच्छे से अच्छा सर्जन भी इसे नहीं निकाल सकता। जोसेफ के लाख मना करने के बावजूद भी जोतरो उसे पकड़ लेता, जिस वजह से वो जोतरो में भी घुसने लग जाता। ये देख के दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वे दोनों से कहते रहते, किसी वक्त उसे छोड़ दो वरना उसकी टेंटिकल्स तुम्हारे दिमाग तक पहुंच जाएगी। जिसपे जोसेफ जोस्टार मजीद बोलता है, जो भी उसे हटाने की कोशिश करता है वो उसके दिमाग तक पहुंचती है। तुरंत से काक्वीन भी जाग जाता। इस पे जोतरो बोलता है, हिलना मत काक्वीन, छोटी सी गलती से भी तुम मर सकते हो। इसी में जोतरो का स्टैंड उसे और खींचता, जिसपे उसकी टेंटिकल्स भी मजीद उसके अंदर जाने लग जाती, यहाँ तक कि उसके दिमाग तक पहुंचने ही वाली होती है। इसी में मोहम्मद अब्दुल जोतरो की जान बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इसी दौरान जोसेफ जोस्टार उसे रोक लेता, जिसमें वो मजीद बोलता है, मेरे ग्रैंडसन को पता है वो क्या कर रहा है, जरा देखो तो सही उसको। वो चीज उसके जिस्म के अंदर बल्कि क्या उसके दिमाग तक पहुंचने लगी है, मगर ना कि वो और ना कि उसका स्टैंड
थोड़ा सा भी घबराया ना कि वो हिला। जितना सोचा ये उससे भी ज्यादा ताकतवर निकला। यहाँ तक उसके काम मशीन से भी बेहतर है। और सूरत हाल काफी इंटेंस चल रही होती है। जरा सी भी घबराहट या छोटी सी भी मिस्टेक दोनों के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। देखते ही देखते जोतरो उस बग को काक्वीन और अपने में से बाहर निकाल लेता, जो कि जोसेफ जोस्टार उसे अपनी हार्मोन एनर्जी से खत्म कर देता। इसी में काक्वीन बैठ जाता और वो बैठते हुए कहता है, आखिर क्यों अपनी जान खतरे में डाल के मेरी जान बचाई। तभी बाहर जोतरो की मॉम यहाँ पे आ रही होती है और ये बात वो सुन लेती है और इस सवाल का जवाब जोतरो के पास भी नहीं होता। मगर उसकी मॉम ये जान के काफी खुश होती है। इसी तरह सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में जोतरो की मॉम काक्वीन की मरहम पट्टी कर रही होती है, जिसपे काक्वीन की तबीयत के लिए उसे थोड़ी रेस्ट की जरूरत होती है। जिस पर होली जोसेफ जोस्टार से कहती है, इसका फ्यूटॉन रेडी कर दो। और फ्यूटॉन वो चीज होती है जो जापानीज जमीन पे डाल के उसके ऊपर सो जाते हैं। ये सुनते ही जोसेफ जोस्टार कहने लगता है, आखिर मैं ही क्यों, वैसे भी मुझे जमीन पे सोना पसंद नहीं। और हाँ, मेरे फ्यूटॉन को बेड से बदल दो, मैं जमीन पे नहीं सोऊंगा। ये सुनते ही होली इनकार कर देती है और वो कहती है, हम जापान में हैं। अगर हम जापान में हैं तो हम उसके ही तौर तरीकों पे रहेंगे और जापान में हम जमीन पे सोते हैं। और हाँ, मुझे यहाँ पे सेको बुलाओ। जापानीज में होली के लिए भी एक अल्फाज है और वो अल्फाज सेनारू है। यही वजह से मेरे सारे दोस्त मुझे सेको के नाम से बुलाते हैं। ये सुनते ही जोसेफ जोस्टार को काफी गुस्सा आता और वो कहता है, क्या बकवास है ये, होली एक अच्छा नाम है जो कि मैंने तुम्हें दिया है। इसी बात पे होली कहती है, अगर तुमने मुझे सेको ना बुलाया तो मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब तक नहीं दूंगी। इस पर जोसेफ उसे होली बुलाता मगर वो उसे कम्प्लीटली इग्नोर करती जाती। इस पर जोसेफ को मजीद गुस्सा आता मगर होली भी उसे मजीद इग्नोर करती। ये देख के जोतरो कहता है, यार ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता। इसी तरह सीन शिफ्ट होता है और एक नए दिन की शुरुआत होती है, जिसपे हमें सुबह सवेरे ही जोसेफ जोस्टार के बारे में दिखाया जाता है और वो होली होली करते करते अपनी बेटी को बुला रहा होता है मगर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। इसी में उसे याद आता है कि अगर उसने इससे सेको ना बुलाया तो वो उसे इग्नोर करती चली जाएगी, मगर वो भी अपनी जिद पे अड़ा रहता और वो इसे होली ही बुलाएगा। दूसरी तरफ जोतरो जोस्टार अपने स्कूल के लिए निकलने लगता है मगर इसी दौरान वो कुछ अजीब पाता है। स्कूल जाते हुए उसकी मॉम उसे गुड बाय किस देने आती है। दूसरी तरफ काक्वीन भी उठ जाता है और इसी तरह सीन शिफ्ट होता है और हमें मोहम्मद अब्दुल के बारे में दिखाया जाता है। और जाते जाते वो जमीन पे एक स्पून पाता, चम्मच। उसके साथ ही किचन होता है जिसपे वो किचन के अंदर जाता है और वो देखता है कि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा भी खुला हुआ है। उसके बाहर सारी चीजें बिखरी हुई है और दरवाजा थोड़ा सा मजीद खुलता है। इसी तरह उसकी नजर होली पे जाती है। सिस्ता देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद अब्दुल इसकी यह हालत की वजह मालूम करने लगता है। उसे बड़ा तेज बुखार हो रहा होता है पर असल वजह बुखार नहीं होती। देखते ही देखते उसे उसकी गर्दन पे कोई अजीब सी चीजें दिखती है। इन चीजों को देखते ही वो समझ जाता है कि वो चीजें क्या चीज है और तुरंत से वो जैसे उसकी कमर देखता है तो उसकी कमर इन चीजों से बड़ी होती है। वो जो उसके जिस्म पे निकल रही है वो एक स्टैंड है जिसपे उसका स्टैंड ही उसके जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा होता है। इसी पे अब्दुल कहता है, हमें ये जान के काफी अच्छा लगा था कि दियो का जिस्म सब जोसेफ जोस्टार और जोतरो पे काम कर रहा है। हमने समझा कि होली उसकी पकड़ से निकल गई, पर ऐसे में हम सिर्फ खुद को ही धोखा दे रहे थे। ये तो नामुमकिन था जब तक इसमें जोस्टार का खून दौड़ रहा था। और स्टैंड को फाइटिंग स्पिरिट से गाइड किया जाता है और जितनी फाइटिंग स्पिरिट उतनी दिमाग की कुवत भी जरूरी होती है। मिसेस होली बहुत अच्छी और दिल की साफ औरत है। ऐसी प्योर औरत दियो के कर्ज के आगे हेल्पलेस थी। उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने स्टैंड को कंट्रोल कर पाती। इसी वजह से उसका स्टैंड ही उसके खिलाफ हो गया है। अगर इस तरह चलता रहा तो वो मर जाएगी। तभी वहाँ पे दोनों जोजोस आ जाते हैं और वो भी रियलाइज कर चुके होते हैं कि होली का स्टैंड अवेकन हुआ है। इस पर दोनों जोजोस को दुख, अफसोस और गुस्सा चल रहा होता है। यहाँ तक तो जोसेफ से कंट्रोल ही नहीं होता और वो अपने ग्रैंडसन पे ही टूट पड़ता है। वो कहता है, मेरा सबसे पुराना सपना सच हो गया। मुझे पता था कि वो उस चीज का मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे पता था कि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो दियो की लानत से इनकार कर दे। इसी में जोतरो अपने ग्रैंडफादर का हाथ पकड़ के उसे दबोचने लग जाता है और वो कहता है, बताओ मुझे अभी हम क्या कर सकते हैं। तो जोसेफ काफी सीरियस होता है और वो सीरियस होके कहता है, एक ही रास्ता है, हमें दियो को ढूंढना होगा। हमें ढूंढ के दियो को खत्म करना होगा ताकि एक ही बार इस लानत से जान छूटे। इसी तरह सीन शिफ्ट होता है और काम पे बगैर
बिल्कुल सही तरीके से एक फ्लैश बग को निकाल सकता है और वो बुलेट भी पकड़ सकता है। चलो देखते हैं आखिर उसने क्या ढूंढा। इसी में उसका स्टैंड बड़े हाई स्पीड में स्केच बनाने लग जाता है। स्केच के करीब सारे लोग जमा हो जाते हैं। ये देखते ही अब्दुल कहता है, एक मक्खी, रुको, मुझे पता है ये क्या चीज है। जोजो, क्या तुम्हारे पास इंसाइक्लोपीडिया है? तो जोतरो कहता है, हाँ पीछे लाइब्रेरी में। जिसके बाद अब्दुल कहता है, ठीक है, फिर मुझे स्केच दो, मैं जल्दी वापस आता हूँ। देखते ही देखते होली को होश आने लगती है। इसी में जोसेफ जोस्टार कहता है, होली आराम करो, जोतरो पानी लाओ। ये सब कुछ बस काकुइन देखता चला जाता। दूसरे सीन में अब्दुल लाइब्रेरी में होता है। इसी में वहाँ पे काकुइन आता है और नजरों में आने से पहले ही अब्दुल बोलता है, तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर है। ये देखते ही काकुइन काफी हैरान हो जाता। जिस पर मोहम्मद अब्दुल मजीद बोलता है, माफ करना, पर मैं इस वक्त किसी चीज की जानकारी हासिल कर रहा हूँ। इसी में काकुइन कहता है, क्या यह मुमकिन है कि कोई स्टैंड ही अपने मालिक को नुकसान पहुंचाए? इसके जवाब में अब्दुल कहता है, बिल्कुल, मैंने ये खुद अपनी आंखों से काफी बार देखा है। ये सुनते ही काकुइन काफी हैरान होता। इस वक्त ये स्टैंड सिर्फ इसकी कमर तक महदूद है, पर धीरे धीरे वो इसके पूरे जिस्म पे भारी पड़ता जाएगा, जिसकी वजह से उसे काफी बुखार होगा और काफी अलग तरह की बीमारियां। इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और वो कोमा में चली जाएगी, दोबारा कभी नहीं उठेगी। इसी तरह वो एक दिन मर भी जाएगी। इससे आम इंसान एक ऐसी बीमारी समझेगा कि कोई डॉक्टर दुनिया का उसे ठीक नहीं कर सकता। वैसे तो ना कि तुम और मैं कुछ कर सकते हैं इसके खिलाफ। ये सुनते ही काकुइन को काफी बुरा लगता। पर अभी भी उम्मीद की किरण जिंदा है। ऐसी हालत को पहुंचने तक 50 दिन लगेंगे, इसलिए हमें दियो को उससे पहले ढूंढ के खत्म करना होगा। अगर वक्त पे वो ताल्लुक को खत्म कर दिया जाए, फिर हम उसे बचा सकते हैं। दूसरे सीन में सारे लोग होली के लिए बड़े परेशान होते हैं। होली कहती है, मुझे नहीं पता मेरी हालत ऐसे कैसे हो गई। जिस पर जोतरो बोलता है, क्योंकि वो उसकी कमर के पीछे है, वो नहीं देख पाती। फिर कोई भी उसे बताने की कोशिश तक ना करता और एक नॉर्मल स्मूथ डे गुजारने की कोशिश करते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी में होली मजीद बोलती है, पापा क्या मेरी मदद करेंगे मेरा अंडरवेयर चेंज करने में? मगर इसी दौरान वो बोलती है, मैं तो मजाक कर रही हूँ। वो वहाँ से उठने लगती है और वो कहती है, आज तुम खाने में क्या खाना चाहते हो जोतरो? इसी दौरान जोतरो के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो बोलता है, कोशिश भी मत करना वहाँ से हिलने की, वहीं पे रहो और वहीं पे लेटी भी रहो। ना फिक्र करने से होली को शक हो सकता है, जिस पर जोतरो वक्त पे ही अपना रवैया बदल देता है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा आराम कर लो। ये सब कुछ देख के होली कहती है, मुझे तो ये काफी अच्छा लग रहा है, सारे लोग मुझसे कितने अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं। एक बार थोड़ा सा बीमार होना काफी अच्छा हो सकता है। इसी में वो बेहोश हो जाती दोबारा से और जोतरो बस देखता रह जाता। इस पर जोसेफ जोस्टार को भी काफी फिक्र होने लगती। इस पर जोसेफ जोस्टार कहता है, वो तो सिर्फ दिखावा कर रही थी, उसने कुछ कहा नहीं, पर उससे स्टैंड के बारे में मालूम है। इस पे जोसेफ जोस्टार मजीद बोलता है, मेरे ख्याल में वो सिर्फ चाहती थी कि हम उसके लिए परेशान ना हो। मेरी बेटी हमेशा से ऐसी ही है। अभी पीछे से अब्दुल आता है और वो कहता है, मिस्टर जोस्टार, मैंने पता चला लिया वो क्या चीज है। ये सुनते ही दोनों काफी हैरान होते। इसे कहा जाता है द नाइन टेस्टिफाइल। यह खून चूसने वाला कीड़ा है जो कि रिवर के करीब पाए जाते हैं। इसके स्ट्रिप लेग वैरायटी को कहा जाता है एस1 टेस्टिफ्लाई और ये इजिप्ट में होते हैं जो कि एस1 रीजन में पाया जाता है। जिस पर मोहम्मद अब्दुल बोलता है, तो यहीं पे हम दियो को पाएंगे। तभी दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, जैसे कि मैंने सोचा। और जैसे ही सारे लोग दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ पे एक काकुइन होता है। इस बात को 3 महीने हो गए हैं जब भी उसने अपना फ्लैश बग मेरे दिमाग पे लगाया। मैं दियो से इजिप्ट में नाइल में मिला था जब भी मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने गया हुआ था। ये सुनते ही मोहम्मद अब्दुल बोलता है, दिखने में तो लगता है दियो इजिप्ट में ही रहना चाहता है। तभी काकुइन जोश में आके कहता है, जब तुम लोग उसके पीछे जाओगे तो मैं तुम लोगों के साथ होऊंगा। ये सुनते ही सारे लोग हैरान हो जाते। मगर जोतरो कुजो कहता है, हमारे साथ आखिर क्यों? तो काकुइन भी जोतरो की तरह बोलता है, इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। जिसमें वो मजीद बोलता है, तुम ये कह सकते हो कि तुमने ही मेरी आंखें खोली है। इसी पे जोतरो अपना मुंह फेर लेता। ये जान के जोसेफ और अब्दुल खुश होते। तभी जोसेफ जोस्टार होली के पास आके कहता है, होली हम तुम्हें बचा के रहेंगे, तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इसी में काकुइन कहता है, जोजो की अम्मी के करीब होने से ही बहुत अच्छा महसूस होता है। मेरा पूरा जिस्म, मेरी रूह बहुत शांत हो जाती है। काफ़ी अजीब है पर
अगर मैं किसी से प्यार करने भी लगा, मैं चाहूँगा कि कोई मुझे ऐसे ही मिले। मुझे महसूस होता है जैसे कि मैं इसे बचाना चाहता हूँ। मैं कुछ भी करूँगा ताकि मैं दोबारा से उसकी हंसी देख सकूँ। इस पर अब्दुल कहता है बिल्कुल। और इस सब के बाद जोसेफ जोस्टार कहता है वक्त गुजरता जा रहा है, जाने का वक्त हो चुका है। देखते ही देखते बाहर बहुत सारी गाड़ियां आ जाती, जिस पर जोसेफ जोस्टार बोलता है ये स्पीड वैगन फाउंडेशन के डॉक्टर्स हैं, हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर मोहम्मद अब्दुल जोतरो से कहता है जो मैं किस्मत का हाल बताने वाला हूँ, मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारे स्टैंड का नाम रख सकूं। टैरेट से किस्मत का हाल बताने वाले कार्ड। जोतरो, कार्ड उठाओ पर्दे के बगैर, ये तुम्हारी किस्मत बताएगी, साथ ही साथ तुम्हारे स्टैंड की पावर। तभी जोतरो कार्ड ले लेता है और जोतरो का कार्ड होता है स्टार, जिस पर अब्दुल बोलता है तुम्हारे स्टैंड को नाम दिया जाता है स्टार प्लैंटियम। जोतरो कूजो स्टैंड नेम स्टार प्लैंटियम। इसका स्टैंड हर काम बहुत परफेक्ट कर सकता है, जिसकी मिसाल काकुइन के सर से फ्लैश बग निकालना था, साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। जोसेफ जोस्टार स्टैंड नेम हर्मिट पर्पल एबिलिटी कुछ हद तक फ्यूचर दिखाती है, जैसे कि उसने दियो को ढूंढ लिया था। इसके बाद मोहम्मद अब्दुल स्टैंड नेम मैजिशियन रेड एबिलिटी फायर एंड हीट। नोरियाकी काकुइन स्टैंड नेम हेरोफेंट ग्रीन एबिलिटी जो कि आपने देखी थी, वो बंदे को कंट्रोल कर सकता है, और इमरल्ड स्प्लैश। वहीं हमारे बहादुर हीरोज तैयार होते हैं। यहाँ पे हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें दियो के बारे में दिखाया जाता है, और दियो के साथ एक ग्रैनी भी होती है। वही ग्रैनी दियो से कहती है क्या तुम्हें पता है कि डर कैसे पैदा होता है, जिस पर वो मजीद बोलती है डर तो एक आम जज्बात है जो कि हर जानवर के अंदर पैदा होता है, जो कि एनिमल इंस्टिंक्ट से ही निकलता है। और दूसरा डर जिनका तेज दिमाग हो, जो कि अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन से लड़ते वक्त पैदा होता है। और ऐसे हालात में सिर्फ कुछ ही ऑप्शन होते हैं, मुसीबत, भागना, लड़ना या फिर हार मान लेना। और लॉर्ड दियो से मिलने से एक नए जज्बात पैदा हुए हैं जो कि काफी खुशी देते हैं। इस पर दियो कहता है तुम्हें क्या लगता है बहुत से लोग कैसे रिएक्ट करते हैं अगर उन्हें खुशी और गम एक साथ मिले? ये एक अजीब सा एक्सपीरियंस है। जिस पर वो बूढ़ी माई फिर से बोलने लगती है। जो स्टार इस वक्त प्लेन के सफर में है, उन्हें अपनी फाइनल मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन लगेगा। इसी तरह सीन शिफ्ट होता है और हमें प्लेन के अंदर दिखाया जाता है, और प्लेन के अंदर किसी चीज के बिल बनाने की आवाज आ रही होती है। इसी में जोतरो खड़े होके देखता है कि इनकी तरफ एक स्टैग बीटल बढ़ रहा होता है। ये देख के जोसेफ जोस्टार अब्दुल से पूछता है ओए अब्दुल, क्या ये स्टैंड है? क्या दियो ने अभी से ही अपना बंदा बेच दिया है? इसके जवाब में अब्दुल कहने लगता है हो सकता है स्टैंड जो कि कीड़े के रूप में है। मगर देखते ही देखते वो नजरों से गायब हो जाता। इसी में सारे लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं, मगर एकदम से काकुइन को कोई अजीब सी आवाज आती। इसी में काकुइन कहता है जोतरो वो तुम्हारे पीछे है। जिस पर वो सारे लोग उसे बड़ी करीबी से देखते हैं, जिस पर काकुइन मजीद बोलता है ये जरूर स्टैंड होगा। ये सुन के और देख के जोतरो कहने लगता है इसको मुझ पे छोड़ दो। जिस पर अब्दुल उसे वार्न करने लगता है। सुनने में आया था कि एक इंसेक्ट स्टैंड यूजर अपने इंसेक्ट का इस्तेमाल करके उनकी जबानें खींच निकालता है। ख्याल से जोतरो। जैसे ही जोतरो उस पे अपने स्टैंड से वार करता है तो वो बीटल बड़ी तेजी से उसे डॉज कर लेता। ये देख के अब्दुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती। तभी वो कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये स्टार प्लैंटियम से ज्यादा तेज है। नामुमकिन, ये तो एक ऐसे स्टैंड से तेज है जो कि हवा में गोलियां पकड़ लेता है। तभी काकुइन उसके यूजर को ढूंढने लग जाता है। इसी में वो बीटल जोतरो पे टूट पड़ता है, जिसे जोतरो अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, मगर उसका वार जोतरो के स्टैंड के आर पार होके उसके मुंह में जाने लग जाता है ताकि उसकी भी जुबान खींच निकाले, जिसपे स्टार प्लैंटियम इसे अपने दांतों से पकड़ लेता है। फिर भी उसने डैमेज ली होती है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि अगर स्टैंड डैमेज लेगा तो उसका यूजर भी डैमेज लेगा। इस स्टैंड के वार को देख के अब्दुल कहने लगता है जिस बात का डर था ये वही स्टैंड है। और उसका कार्ड द टावर कार्ड ऑफ द टैरेट। ये कार्ड तबाही और आफत की निशानी है और सफर में काफी तबाही मचाता है। इस स्टैंड को बुलाया जाता है टावर ऑफ ग्रे। टावर ऑफ ग्रे ने काफी मास मर्डर किए हैं और उनको ऐसे पेश करता था जैसे कि कोई हादसा हो। और कहा जाता है पिछले साल इंग्लैंड में एक प्लेन क्रैश हुआ था, कोई 300 लोग उसकी पकड़ में आए थे। वो भी इसी का किया धरा है
और काफी कहीं और। मैंने इस स्टैंड के बारे में काफी कुछ सुना था, पर यह नहीं कि वो दियो को ज्वाइन कर चुका है। इसी में देखते ही देखते जोत्रो उस पे दोबारा से टूट पड़ता है, मगर वो बीटा सारे वॉर डॉज कर लेती है और बस वही चीज उसके मुंह में रह जाती। ये देख के अब्दुल दोबारा से हैरान हो जाता। इसी में स्टैंड का यूजर इस स्टैंड के थ्रू उन्हें कहने लगता है, अगर तुम लोग 1 सेंटीमीटर से भी 10 गनों से भी मुझे शूट करो तब भी वो मेरे स्टैंड को नहीं छुएगी। वैसे भी कोई गन स्टैंड को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मतलब कि अगर किसी दूसरे स्टैंड को हराने के लिए आपके पास भी स्टैंड होना चाहिए। इन सब के बाद जोसेफ जोस्टार कहता है वो जरूर करीब होगा, आखिर कौन होगा इनमें से। देखते ही देखते वो स्टैंड फिर से आंखों से ओझल हो जाता, जिसपे वो स्टैंड दोबारा से काक्विन ही ढूंढता है। अभी वो पैसेंजर्स के करीब होता जा रहा होता है। ये देख के उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसी में वो स्टैंड लाइन से सारे पैसेंजर को मारने लग जाता है और उनकी जुबानें खींच लेता है। इसी में उनकी जुबान के खून से कुछ लिखने लग जाता है और वो लिखता है मैसेकर। मतलब कि आसान अल्फाजों में मैं यहाँ पे इसका मतलब बता देता हूँ, वो सबको खत्म कर देगा। ये सब कुछ देख के उनको बहुत गुस्सा आता है, जिसपे अब्दुल अपना मैजिशियन रेड निकालने वाला होता है, मेरा मतलब इस्तेमाल करने वाला होता है। मगर काक्वीन कहता है अब्दुल रुको। इसी में उनमें से एक बूढ़े एज वाला पैसेंजर जाग जाता है और जाके वो बाथरूम जाने लगता है। मगर इसी में उसे महसूस होता है कुछ, जिसपे वो देखता है वहाँ पे खून लगा हुआ है। ये देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती, मगर काक्वीन उसे सुला देता। इसी में काक्वीन दोबारा से बोलता है हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले दूसरे पैसेंजर्स को भी होश आ जाए। और मिस्टर अब्दुल, ऐसा स्टैंड इस्तेमाल करना जैसे मैजिशियन रेड हम सबको ले डूबेगा। और जोत्रो, अगर तुम्हारे स्टैंड ने सुराख कर दिया फ्यूसेलाज में तो ये भी खतरनाक है। ऐसी जगह के लिए मेरा हाइड्रोफेंट ग्रीन ही सबसे अच्छा है। जिसपे उस स्टैंड यूजर ने दियो से काक्वीन के बारे में भी काफी कुछ सुना होता है, मगर उसका मानना होता है इसका स्टैंड मेरे स्टैंड की स्पीड से नहीं मैच कर सकता। तो काक्वीन कहता है सच में। इसी में नोरिया की काक्वीन इमराल्ड स्प्लैश से वार करता है, जिससे वो बड़ी तेजी से डॉज करने लगता है, जिसपे वो दोबारा से इमराल्ड स्प्लैश मारता है, मगर वो दोबारा से डॉज कर लेता और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है तुमने सोचा तुम मुझे ज्यादा शॉट्स मारोगे तो मुझे लग जाएगी। और नोरिया की काक्वीन के स्टैंड पे टूट पड़ता। इसी में काक्वीन काफी डैमेज लेता है और वो गिर जाता है। इसी में वो वही कहता कि तुम मेरे लिए काफी स्लो हो, और वो मजीद बोलता है कि मैं अगले बार में तुम्हारी जुबान खींच निकालूंगा। इस पर काक्वीन दोबारा से इमराल्ड स्प्लैश से टूट पड़ता, वो फिर से डॉज करता। ये देख के अब्दुल कहता है वो ऐसे कैसे जीत पाएगा अगर उसका अटैक उसे ना छुए। इसमें वो बीटल कहने लगता है अगर मेरा स्टैंड तुम्हारे स्टैंड की जुबान निकाल ले तो तुम पागल हो जाओगे। ये सुनते ही नोरिया की काक्वीन कहता है बिल्कुल, अगर मैं पागल हो गया तो मेरे स्टैंड को गुस्सा चढ़ जाएगा। देखते ही देखते नोरिया की काक्वीन अपने स्टैंड की एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता। इसी में काक्वीन मजीद बोलता है अगर मेरा स्टैंड तुम्हें टुकड़ों में कर दे तो वो फिर भी पागल हो जाएगा, पर इस बार दर्द से नहीं खुशी से। मैंने अपने स्टैंड को काफी फैला दिया था और तभी वो सीटों के अंदर से निकले। क्या तुम्हें पता नहीं चला? मैं मेरा स्प्लैश का इस्तेमाल करके तुम्हें एक ही जगह पे रखना चाह रहा था। इसी में वो उसके स्टैंड को टुकड़ों में कर देता, मगर तभी वही बुरा आदमी उसे डैमेज लेता। मतलब कि वही बंदा स्टैंड यूजर था। इसी में वो देखते हैं कि उसके सर पे कोई फ्लैश बग नहीं होता, मतलब कि वो पहले से ईवल था और वो ईवल के लिए काम करता है और वो ये सब कुछ पैसों के लिए करता था। इसे तो वो दियो के आगे इतनी जल्दी बिक गया। इसी में प्लेन को एकदम से कुछ हो जाता है, जिसपे जोसेफ जोस्टार पायलट की तरफ बढ़ने लगता है। इसी में एयर होस्टेस आके कहती है सॉरी सर, आप वहाँ पे नहीं जा सकते, मगर फिर भी जोसेफ जोस्टार उनको हटा के आगे जाने लगता। इसी में पीछे से जोत्रो भी यहीं पे आ रहा होता है और जोत्रो को देख के सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती। इसी में जोत्रो कहता है रास्ते से हटो कुत्तियों। मगर उन्हें ये भी अच्छा लगता। इसी में वो काक्वीन से मिलती और वो काक्वीन पे भी मन मिटती, जिसपे वो जोत्रो के बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट करता, काफी जेंटलमैन की तरह, जिसपे वो बस वहीं पे खड़ी रहती और घूरती रहती उससे, जबकि अब्दुल बस घूरता रह जाता। वहाँ पे जोसेफ जोस्टार देखता है सारे पायलट्स की टांग्स निकाल दी गई है, जिस पर जोसेफ जोस्टार रियलाइज करता है कि वो लोग नीचे गिर रहे हैं। मगर इसी में वही पीछे से साइको बुड्ढा जाग जाता। इसी में वो अपनी टूटी हुई जुबान से कहता है मेरे स्टैंड का कार्ड टावर है, जबकि तबाही, बर्बादी और सफर का खात्मा। तुम लोग कभी लॉर्ड दियो तक पहुंच भी नहीं पाओगे। अगर तुम लोग बच भी जाओ तो तब भी
तुम लोगों को 10,000 किलोमीटर पार करना है, तभी तुम लोग इजिप्ट पहुंचोगे। और जो दियो के चमचे हैं वो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, जिनके पास काफी खतरनाक स्टैंड है। और अगर बात आती है लॉर्ड दियो की, वो तो मास्टर है स्टैंड में। वैसे भी तुम उस तक कभी जिंदा नहीं पहुंचोगे। उस तक क्या, बल्कि तुम लोग तो इजिप्ट को भी नहीं देख पाओगे। इसी में वो बुड्ढा दोबारा से सो जाता। ये देख के एयर होस्टेस भी काफी डर जाती। उन्हें देख के जोतरो कहता है, शुक्र है तुम लोगों ने चीखें नहीं मारी, मेरा दिमाग बहुत खराब होता है। ये प्लेन पानी में गिरेगा और यही बूढ़ा बंदा उसे उतारेगा। जाके लाइफ जैकेट दूसरे पैसेंजर्स को पहना दो। वैसे तो जोसेफ जोस्टार ने फैंटम ब्लड पार्ट 2 में जर्मन का फाइटिंग प्लेन तो उड़ाया हुआ है, मगर इसमें वो कहता है ये थोड़ा डिफरेंट है, इसका तीसरा प्लेन क्रैश है। ये सुनते ही जोतरो कहता है, मैंने सोच लिया है, आइंदा से मैं कभी तुम्हारे साथ प्लेन में नहीं बैठूंगा। जिस सबके पास सीन शिफ्ट होता है, उनका प्लेन सेफली वाटर पे लैंड हो चुका होता है और प्लेन लैंड हुआ होता है 35 किलोमीटर ऑफ हांगकांग कोस्ट से, जिसपे जोतरो समेत बाकियों के पास कोई और चारा नहीं होता। जिसपे वो सिटी चले जाते हैं, जिसपे हमें खाओलून आइलैंड में दिखाया जाता है न्यू टेरिटरीज। जिसपे इस एरिया में 235 आइलैंड से भी ज्यादा होते हैं। हांगकांग में उसकी जबरदस्त रातें, दुनिया के लिए वो $1 मिलियन व्यू है। इसी सीन में हमें जोजो के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें जोजो होटल बुक कर रहा होता है। इसी में एक अनजान शख्स जोतरो से कहने लगता है, तुम लोग तो यहाँ से नहीं हो, क्या तुम लोग राइस पोरिज खाना चाहोगे? हमारे पास हॉट कोला भी है। ये सुनते ही काक्वीन कहने लगता है, जोतरो क्या तुम्हें पता है, जापान की तरह यहाँ पे भी खीर बहुत मशहूर है। जिसपे काक्वीन ऑर्डर देता है बॉक्स समेत सेंचुरी एग्स। वहाँ पे जो आके कहता है इतना वक्त नहीं है खाने का, जिसपे वो बंदा उसे भी हॉट कोला लेने को कहता है। ये सुनते ही जोसेफ जोस्टार कहता है, ये तो सबको पता है कि ये तो ठंडी होती है। जोसेफ जोस्टार उन्हें एक अपनी फेवरेट जगह पे ले जा रहा होता है और वो मजीद बोलता है कि हमें कोई प्लान ढूंढना होगा जो हमें इजिप्ट पहुंचा दे। इसी में मोहम्मद अब्दुल कहता है, हम अपने साथ मासूम लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। इसे मतलब प्लेन वगैरह। इसी में दूसरा सीन रेस्टोरेंट में होता है। इसमें उनका अगला प्लान होता है कि वो समंदर से जाएं या लैंड से। इस सब के बाद अब्दुल मजीद बोलता है, अगर हम 50 दिनों में देव को ना ढूंढ पाए, मगर आगे बोलने की हिम्मत ना होती और सारे बस नीचे देखते रहते। मगर जोसेफ जोस्टार कहता है, अभी घबराने का वक्त नहीं है। इस बात को 100 साल हो चुके हैं। जूल्स वर्न ने एक नॉवल लिखा था, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ऐसे बंदे की कहानी जिसने 40,000 किलोमीटर्स तय किया सिर्फ 11 हफ्तों में, जिसमें उसने सिर्फ ट्रेन वगैरह ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया। हमारे पास प्लेन तो नहीं, पर हमारे पास सिर्फ 50 दिन है और जो रास्ता हम लेंगे वो है समंदर। हम गुजरेंगे मलेशिया से, इंडिया ओशन पार करेंगे और सिल्क रोड। इस पॉइंट से अब्दुल भी एग्री करता और कोई इस बारे में ज्यादा बहस नहीं करता, जिसमें वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। और बस इनका एक ही खतरा होता है, स्टैंड यूजर, जिस पर एक बंदा कुछ दूरी के फासले पे उन्हें देख रहा होता है। और इसी में हमें हांगकांग के बारे में कुछ जानने का मौका मिला है, जिसपे काक्वीन टी पोट को थोड़ा सा ऊपर से खोल देता है। वो जोतरो को समझाता है कि इसका मतलब तुम्हें चाय चाहिए। इस पर थोड़ी देर में ही वो आके उसे चाय डाल देती। जिसमें काक्वीन टेबल को डबल टैप करता है और इसका मतलब शुक्रिया। तभी उसी वक्त वही अनजान शख्स की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे माफ करना, पर मैं फ्रांस से आया हूँ और मुझे कुछ मेन्यू समझ में नहीं आ रहा। इस पे वो इस बारे में इनसे मदद मांग रहा होता है। ये सुनते ही जोतरो कहता है, दिमाग मत खा और यहाँ से निकल। इस पे जोसेफ जोस्टार कहता है, ओए जो इसे थोड़ा वक्त तो दो। जिस पर जोसेफ इतना देर तो यहाँ पे होता है कि वो मेन्यू पढ़ सके। इस पे वो उसे मजीद पूछता है, तुमने क्या ऑर्डर करना है? इसी में वो उसके लिए ऑर्डर दे देता और हमें टेबल पे कुछ कमाल की डिशेस देखने को मिलती। तो जोसेफ जोस्टार कहता है, आज का खर्चा मेरे ऊपर। जिसपे बाकी सबको तो थोड़ा शक होता है, मगर उन्हें खाने में बड़ा टेस्टी लगता। इसी में वो अनजान शख्स एक स्टार को उठा के गौर से घूरने लग जाता, जो कि गाजर का बनाया गया होता है। जिसपे वो मजीद बोलता, ये स्टार मुझे किसी चीज की याद दिलाता है। ये सुनते ही सारे बड़े सीरियस हो जाते। जाहिर सी बात है उसने बात ही ऐसी कर दी। इस पे वो मजीद बोलता, ओह हाँ, अभी याद आया, किसी के पीछे ऐसा निशान है। जोजो बाजार एडवेंचर स्टारडस्ट क्रूसेडर एपिसोड 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था। इसी में सिचुएशन काफी इंटेंस होती चली जाती। देखते ही देखते वो अपना स्टैंड का इस्तेमाल करता, अब्दुल टेबल को उल्टा देता। इसी में अब्दुल भी अपना मैजिशियन रेड निकाल लेता, उस पे अपनी फायर पावर से टूट पड़ता, मगर उसका स्टैंड उसे बड़ी अच्छी तरीके से रोक लेता और उसकी आंख से एक क्लॉक बना लेता। उसकी शॉट की स्पीड
काफी तेज होती, इसकी स्वॉर्ड में भी काफी लचक होती, और उसका स्टैंड का कार्ड चैरियट कार्ड, और इसका नाम है सिल्वर चैरियट। इसी में वो अनजान स्टैंड यूजर कहता है, मोहम्मद अब्दुल, मैं सबसे पहले तुम्हें खत्म करूंगा, इससे पहले ये क्लॉक 12 को छुए तुम उससे पहले ही मर चुके होगे। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती।